पिछला हफ्ता एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के लिए और ब्रांड्स के लिए भी काफी चौंका देने वाला रहा। JWT के फोर्ड एड कैंपेन घटना ने हम सभी को हक्का बक्का छोड़ दिया। यह है आज के ब्रांड बाजार की टॉप स्टोरी। लेकिन आपको बता दें कि आने वाला महीना अप्रैल भी काफी एक्शन पैक्ड है ब्रांड्स के लिए और हमारे और आपके लिए भी। IPL शुरू होगा, A&M इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मेला गोवा फेस्ट होगा। देखेंगे कौन मारेगा बाजी और कौन से ब्रांड्स रहेंगे लोगों को याद IPL के बाद। तो करते हैं शुरुआत आज के शो की। नमस्कार, मैं हूं श्रीन कौर। देखते हैं क्या है खास हमारे शो में आज। फोर्ड और JWT का बवाल, क्या लगा पाएगा स्कैम एडवर्टाइजिंग पर रोक? फोर्ड के विज्ञापन से उठे सवाल पहुंच गए हैं गोवा फेस्टिवल तक। क्या ढूंढ पाएगी इंडस्ट्री इन सवालों के जवाब? और गोवा फेस्ट 2013 पर एक खास चर्चा कुछ खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले इस हफ्ते की बिग स्टोरी। फोर्ड के अनअप्रूव्ड एड्स एक वेबसाइट पर डलने की वजह से इसकी क्रिएटिव एजेंसी JWT काफी मुश्किल में आ गई, जिसके चलते एजेंसी के चीफ क्रिएटिव ऑफिसर बॉबी पवार और सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर विजय सिम्हा को इस सारी घटना का जिम्मेदार बताया गया और उन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। दरअसल ये पूरी कहानी शुरू हुई तब जब फोर्ड इंडिया के लिए विज्ञापन बनाने वाली एजेंसी ग्लोबल टीम फोर्ड, जो कि WPP और JWT का ही हिस्सा है, उसके कर्मचारी ने फोर्ड फीगो के लिए बनाए हुए अनअप्रूव्ड और नॉन पब्लिश्ड पोस्टर्स को adsoftheworld.com, जो कि एक मशहूर ग्लोबल एड आर्काइविंग वेबसाइट है, उस पर डाल दिया। आइए देखते हैं इस पूरी घटनाक्रम पर एक खास रिपोर्ट। फोर्ड के जिन विज्ञापनों को लेकर बवाल मचा है वो JWT इंडिया के चीफ क्रिएटिव ऑफिसर और मैनेजिंग पार्टनर बॉबी पवार के इस्तीफे के बाद भी नहीं थमा है। हालांकि खबर ये भी है कि फोर्ड का बिजनेस एजेंसी के पास ही रहेगा। पर अब सवाल ये उठ रहा है कि क्रिएटिव एबीज में इन विज्ञापनों को एंट्री कैसे मिली जिन्हें क्लाइंट ने अप्रूव ही नहीं किया था। फोर्ड फीगो का विज्ञापन खूब सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन गलत वजह से। पहले कंपनी के भड़काऊ पोस्टरों की ऑनलाइन और एडवर्टाइजिंग की दुनिया में भारी आलोचना हुई। हालात ऐसे बन गए कि एड एजेंसी JWT के चीफ क्रिएटिव ऑफिसर बॉबी पवार को पद छोड़ना पड़ा। यही नहीं, इसी मामले में ब्लू हाइव के क्रिएटिव डायरेक्टर विजय सिम्हा वेलंकी को भी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसी यूनिट से ये विज्ञापन एड्स ऑफ द वर्ल्ड पर लीक हुआ था। JWT ने साफ किया था कि जांच के बाद इस गलती के लिए कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस तरह से सीनियर लोगों को इसका जिम्मेदार मानना क्या ठीक है? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। इसमें पूरा एक सिस्टम इन्वॉल्व होता है। अवार्ड्स आज की डेट में किसी भी बड़ी एजेंसी के लिए या एक मिड साइज एजेंसी के लिए एक बहुत बड़ा खर्चा है, एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है, जिसको बहुत देख करके, बहुत समझ करके खर्च किया जाता है। ये जो अवार्ड की बीमारी है, ये बीमारी क्रिएटिव लोगों की नहीं है। क्रिएटिव लोग काम करते हैं, पर ऐसे बहुत लोग हैं जो काम करवाते हैं। जो बिजनेस हेड्स है या नेटवर्क हेड्स है या एजेंसी हेड्स है, सब चाहते हैं। अब जब ग्लोरी आता है, जब जीतते हैं, तो सबका भला होता है। तो इसमें जो है सिर्फ क्रिएटिव लोगों को जो स्केपगोट बनाना सही बात नहीं है मेरे हिसाब से। इसमें हर किसी का एक पार्ट रहता है। ये एक चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सुना है इंडस्ट्री में जब कहते हैं कि ये क्रिएटिव लोगों का प्रॉब्लम है, ये क्रिएटिव लोग करते हैं। आई थिंक क्रिएटिव लोगों से करवाया जाता है। आज मैं खुद एक क्रिएटिव हूँ, आज मैं खुद अपना बिजनेस चला रहा हूँ, तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे करना है या नहीं करना। ऐसे कई सारे क्रिएटिव लोग हैं जो खुद डिसाइड नहीं कर सकते हैं, जिनका KRA इसमें लिखा होता है कि अब उनको आप क्या कहेंगे। मैं ऐसे कितने लोगों को मिल चुका हूँ जो कहते हैं कि अरे क्या करें, हमको तो अवार्ड हमारे इसमें डाला हुआ है, अगर नए अवार्ड जीतोगे तो आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। फोर्ड फीगो के 9 विज्ञापन क्रिएटिव एबीज के लिए भेजे गए थे और सभी को वापस ले लिया गया है। ये सारा विवाद फोर्ड फीगो के उन आपत्तिजनक पोस्टरों को लेकर है जिन्हें JWT इंडिया ने बनाया था। इसमें इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो ब्रूस्क्रोनी, फॉर्मूला 1 ड्राइवर माइकल शूमाकर और सेलिब्रिटी पेरिस हिल्टन के कैरिकेचर हैं। इन तीनों को ड्राइविंग सीट पर दिखाया गया है और फीगो की डिक्की में 3-3 बंधकों को दिखाया गया है।
इनमें से 2 पोस्टरों में जो बंधक हैं, उनमें काफी कम कपड़ों में महिलाएं हैं। ऑनलाइन पर इन पोस्टरों के आते ही हंगामा मच गया। इनमें महिलाओं को जिस तरह से दिखाया गया है, उसके लिए एड एजेंसी की जबरदस्त आलोचना हुई। फोर्ड इन विज्ञापनों के लिए माफी मांग चुकी है, लेकिन उसके बाद से कंपनी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। इस बीच क्रिएटिव एबीज के एक जूरी मेंबर राज कुरूप ने इस्तीफा दे दिया है। राज कुरूप की एजेंसी क्रिएटिव लैंड एशिया भी इस साल की क्रिएटिव एबीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो इन सब के बीच ये सवाल उठ रहा है कि फोर्ड के इन विज्ञापनों को क्रिएटिव एबीज में एंट्री ही किसने दी, जो क्लाइंट के अप्रूवल लेटर के बगैर मुमकिन नहीं है। तो क्या इन एंट्रीज के साथ लगे अप्रूवल लेटर के साथ छेड़छाड़ की गई? विज्ञापन जगत में ये चर्चा गर्म है। ब्रांड बाजार में एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे क्या कह रही है इंडस्ट्री स्कैम एडवर्टाइजिंग के बारे में और कैसे सुधारेंगे वो मौजूदा हालात को। आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। फोर्ड और JWT के इस पूरे मामले ने एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्रिएटिव एबीज को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिनकी गूंज गोवा फेस्ट तक सुनाई देगी। सबसे बड़ी बात, एड इंडस्ट्री मान रही है कि स्कैम एडवर्टाइजिंग धड़ल्ले से होती है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है वो एजेंसी, किसी एक एजेंसी या किसी चंद इंडिविजुअल्स का क्वेश्चन नहीं है। ये इंडस्ट्री का क्वेश्चन है कि अगर आप इस तरह का जो पूरा आपने एक ढांचा बनाया हुआ है अवार्ड्स के ऊपर, जो कहीं और ऐसे नहीं होता कि एक खुद आप अपने आप को कंग्रेचुलेट करो इस तरह से और इसमें आप इतनी खुशी पाओ और इसे आप, ये जो झूठ है उसे आप सच समझ बैठो। क्योंकि अब जैसे कई कैटेगरीज तो ऐसी है जहां असली काम तो कभी दिखता ही नहीं। प्रिंट जैसी कैटेगरी है, उसमें आपको बहुत रेयरली काम ऐसा अवार्ड विनिंग दिखेगा जो एक्चुअली ढंग से, सिर्फ सिंबॉलिकली नहीं मगर एक्चुअली वो रियल कैंपेन हो, वो आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो ये पूरा एक जो ढांचा खड़ा हुआ है वो अपना एक इन्वेंटेड सा एक ये दुनिया है उनकी, एक खुद आपने ये दुनिया बनाई है, खुद उसमें आप खुश होते हो, खुद उसी की वजह से आप फंस जाते हो। तो इसका कोई रियल लाइफ से इसका बहुत कम ताल्लुक है इसका। और मेरे ख्याल से ये जब तक ये एक रियलाइजेशन ना आए और एक मैच्योरिटी ना आए इंडस्ट्री में, तब तक अवार्ड्स का रहने में खुद मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो अवार्ड्स को आप जितना इंपॉर्टेंस देते हो और उसकी वजह से जो डिस्टॉर्शन आप एक्सेप्ट करते हो, वहां प्रॉब्लम है। और ये अगर आप देखिए अब फिल्म में हैं, उन्हें भी अवार्ड मिलते हैं, मगर वो सिर्फ वही लोग जो बनाने वाले हैं वो अपने आप को अवार्ड नहीं देते, वो बाहर से कोई अवार्ड आता है। जब ऑस्कर्स देते हैं तो वो जो अकेडमी है वो सिर्फ जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं वो 12 लोग इकट्ठे नहीं होते, बाहर से लोग आते हैं और ये आपको अवार्ड देते हैं। Everybody plays the game. All the people who are saying scam नहीं करना चाहिए played the game once or the other. अब ऐसा है, I'm telling you, the issue is not scam, the issue is not distasteful, the issue is permission लिया था कि नहीं. It comes down to that. मेरा व्यू है कि इंटरनल रिव्यू प्रोसेस हम सब लोगों को अपनी एजेंसीज में अटैच करने चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में जब फेसबुक है और एड्स ऑफ द वर्ल्ड है और ब्लॉग्स हैं, अगर ऐसे एड्स हम क्लाइंट्स की ब्रांड्स हैंडल करते हैं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, मज़े का भी काम है, मस्ती का भी काम है। क्रिएटिव बिजनेस इज़ अ जॉयस बिजनेस, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी काम है। और पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि क्या आपके कंप्यूटर से कहीं और जा सकता है, इंटरनेट पे और ब्लॉग पे, और वो पॉलिसीज़ फॉलो हो रही हैं, उसका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। चैलेंज है, लेकिन हम लोगों को रास्ता निकालना पड़ेगा। एजेंसीज़ को, क्रिएटिव एजेंसीज़ को, मीडिया एजेंसीज़ को, सबको अपने अंदर एक सिस्टम डालना चाहिए कि अगर कोई भी काम है वो एक कोई जूनियर बंदा खाली एंटर ना कर पाए। अगर उसने प्रपोज किया है तो कोई सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर हो या मीडिया हेड हो या कोई सीनियर आदमी उसको अप्रूव करे इससे पहले कि वो जाए। और अगर सीनियर लोगों को की रिस्पॉन्सिबिलिटी पिन की जाएगी तो वो थोड़े कॉशियस होंगे ऐसे काम करने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि क्लाइंट्स को भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर क्लाइंट ने सर्टिफाई किया है और अगर वो गलत है तो फिर क्यों गलत है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको जानी चाहिए।
इस तरह की स्कैम एडवर्टाइजिंग या फिर जिसे इंडस्ट्री प्रोएक्टिव वर्क या फिर प्रोएक्टिव एडवर्टाइजिंग का नाम देती है, इसका चलन काफ़ी समय से है। इसे इंडस्ट्री की बेस्ट केप्ट सीक्रेट भी कहा जा सकता है। लेकिन इतने बड़े विवाद के बाद क्या इस पे रोक लग पाएगी? क्या एजेंसी सिर्फ अवार्ड्स के लिए एड्स बनाना बंद कर पाएंगी? ये कुछ सवाल है जिनके जवाब इंडस्ट्री को जल्द ही ढूंढने होंगे। ब्रांड बाजार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और आगे जानेंगे क्या होने वाला है खास इस बार गोवा फेस्ट में। ब्रांड बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब हमारे साथ 3 मेहमान हैं। स्टूडियो में हमारे साथ है अरविंद शर्मा, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, नकुल चोपड़ा, सीईओ साउथ एशिया पब्लिसिज, और नारिमन पॉइंट के अपने ऑफिस से हमारे साथ शशि सिन्हा जुड़ रहे हैं जो कि एडवर्टाइजिंग क्लब बॉम्बे के प्रेसिडेंट है। आप तीनों का स्वागत है ब्रांड बाजार में। अरविंद, आपसे सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी, ये बताइए कि गोवा फेस्ट की क्या अहमियत या क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? तो हमारा बिजनेस मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्रिएटिव बिजनेस है और क्रिएटिव को मेजर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। आप चेक कर सकते हैं कि आपने शैम्पू लगाया, बाल चिकना हुआ कि नहीं, लेकिन क्रिएटिव तो सब्जेक्टिव बिजनेस है। तो उसका 2 तरह के जज करने के तरीके हैं। मार्केट में रिजल्ट क्या है उसके लिए फीस है। क्रिएटिव इज सच अ सब्जेक्टिव थिंग कि दूसरे क्रिएटिव पीपल, रिस्पेक्टेड पीपल, जब किसी काम को एडमायर करते हैं, बोलते हैं हम इसे अवार्ड देंगे, तो राइटर को, एजेंसी को पता चलता है कि हाँ, वी मीटिंग सर्टेन स्टैंडर्ड्स। आज के जो कंटेम्प्रेरी क्रिएटिव पीपल हैं वो कल के बारे में, आज के बारे में क्या सोच रहे हैं, कल कैसी एडवर्टाइजिंग होगी उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। और इस सब के लिए अब पूरे इंडिया में और इंक्रीजिंगली साउथ एशिया में गोवा फेस्ट बेंचमार्क फेस्टिवल हो गया। पूरी हर कंट्री की हर एजेंसी पार्टिसिपेट करती है, सब सेंटर्स पार्टिसिपेट करते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान पार्टिसिपेट करते हैं। तो इट इज द I'm sure, जैसे आपने कहा इट्स अ बेंचमार्क एंड नकुल इज द मोस्ट अवेटेड इवेंट। तो ये बताइए कि गोवा फेस्ट 2013 किस में क्या देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन? जैसे ऑलरेडी अरविंद मेंशन कर चुके बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होती है, लेकिन इस साल किस तरह का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, क्या डिफरेंट होगा? लास्ट ईयर हम लोग ये चीज़ नहीं कर पाए थे, पर इस साल हमने रोड शो भेजे हैं पाकिस्तान को, रोड शो भेजा है श्रीलंका को, बांग्लादेश को, और हमारी ऐसी उम्मीद है और जो जानकारी अब तक है उससे वहाँ काफ़ी एक्साइटमेंट है बिहाइंड कमिंग टू गोवा। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ से लास्ट ईयर के बनस्पत काफ़ी ज़्यादा लोग आएंगे। लास्ट ईयर हमने मार्केटिंग विजिट्स का इजाद किया था, विच इज़ अ स्पेशल स्कीम फॉर यंग टैलेंट क्लाइंट्स की तरफ से। तो लास्ट ईयर हमें करीब 70 से ज़्यादा लोग आए थे गोवा में। इस साल हमने उसको बढ़ा के 150 करने की कोशिश है। और इस साल हमने गोवा फेस्ट में जो स्पीकर्स हैं उसमें हम लोगों ने थोड़ी वैरायटी बढ़ाने की कोशिश की है। आपको इस साल वहाँ मिलेंगे स्वामी सुखबोधानंदा, तो ये तो पहले इस टाइप के स्पीकर कभी गोवा में नहीं आए हैं। और बॉलीवुड से आपको मिलेंगे अभिषेक कपूर। शशि, आपसे जानना चाहूंगी, अब हमने पार्टिसिपेशन के बारे में बात करी, ये बताइए कि अवार्ड्स के लिहाज से क्या खास और क्या डिफरेंट देखने को मिलेगा गोवा फेस्ट में इस बार? तो इस बार अवार्ड्स में क्या क्या है कि बड़े हो गए हैं, थोड़ी हर एक कैटेगरी में थोड़ी सब कैटेगरी बढ़ाई हैं। मेन चीज़ ये, हमने एक नई ब्रांडेड कंटेंट की कैटेगरी खोली है जो कांस में होती है और आपके जैसे चैनल्स या बाकी कंटेंट प्रोवाइडर्स के लिए है कि हमारी कोशिश यही है कि शुरुआत गोवा फेस्ट से हुई तो सिर्फ एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंटर करती थी और वो बढ़ते बढ़ते अब हर तरह के लोग आ रहे हैं। डिजिटल में तो काफ़ी लोग अपना जो काम करते हैं कंटेंट प्रोवाइडर्स वो आ रहे हैं। तो इस बार हमने सोचा क्यों नहीं हम टीवी कंपनीज़ के लिए भी बोलें, तो ब्रांडेड कंटेंट की कंपनी है, चाहे टीवी वाले हों, चाहे प्रिंट वाले हों, डिजिटल वाले हों, तो एक बहुत बड़ी कैटेगरी खोली है। शशि, लेकिन सिंस हम अवार्ड्स की बात कर ही रहे, एक खबर ये भी निकल के आई है कि ओगिलवी इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो उसका क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? ओगिलवी बहुत बड़ा प्लेयर है, पीयूष बहुत इस दिग्गज है इस बिरादरी के, तो उनका ना होना तो थोड़ी तो तकलीफ आएगी।
पर वो कहने के बाद मैं ये कहूँगा, हमारी कोशिश ये रही है फेस्टिवल में, जो अरविंद और नकुल भी आपसे बात करेंगे, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाएं। और अभी हमारी एंट्री ऑलरेडी आ चुकी है और हमारी एंट्री लास्ट ईयर से ज़्यादा है। अभी मैं भी काउंटिंग चल रही है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ 4300 हैं, लास्ट ईयर करीब 4200 थी, तो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं आगे। और बड़ी बात यह है कि बहुत सारे प्लेयर आ रहे हैं। तो पहले सिर्फ आज से 6 साल पहले जब स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ 15-20 लोग आते थे ऑर्गेनाइजेशन पार्ट करने के लिए। इस बार मेरा एस्टिमेट है करीब 200 से ऊपर जाएंगे, करीब 250 तक जाएगा। तो ये बहुत चीज़ है कि 250 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंट्री भेजेंगे, चाहे 10 एंट्री भेजें, 15 भेजें, 50 भेजें, लेकिन आएंगे। तो ये एक तरह से पूरी बिरादरी आएगी साथ में। अरविंद, लेकिन जब हमने ओगिलवी से बात की तो उस कॉन्वर्जेशन से ये निकल के आया कि उनके पास प्रोत्साहन नहीं है, प्रॉबेबली अट्रैक्शन नहीं है अब गोवा फेस्ट में आने का। उस अट्रैक्शन को मेंटेन करने के लिए कुछ कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अवार्ड शोज और उसमें जीतना नहीं जीतना ये इंडिविजुअल मोटिवेशन की बात है। बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक गोवा फेस्ट का सवाल है, ये साउथ एशिया में खाली एक ही अवार्ड शो है। तो ऐसा नहीं है कि एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट इज कंडक्टेड वेल इन द लास्ट 3 years. Juries are fair, categories are internationally recognized categories, they are forward looking. तो उस तरह से जैसा अवार्ड शो होना चाहिए, all those pieces are in place. But we do find 2011 में कोई एजेंसी बोलेगी कि हमारा मन नहीं है, हमारा काम नहीं है इस साल अच्छा एंटर करने वाला, 2012 में कोई और एजेंसी, तो वो तो अवार्ड शो में दुनिया भर में चलता ही रहता है। इसमें ये ऐड करना चाहूँगा, देखिए उन्हें ऐसा लगे कि उनके लोग प्रोत्साहित नहीं हैं, ये तो उनका निजी मामला है। पर मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इंडियन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में एबीज और गोवा फेस्ट को लेके प्रोत्साहन की कोई कमी नहीं है। ऐसा कोई क्रिएटिव इंसान नहीं है इंडिया में जो वहां जाके who does not want to go up on that stage and bring back a gold। इस बार जब गोवा फेस्ट होगा उसमें से यंग टैलेंट क्या लेकर जाएगा? तो हमने जब गोवा फेस्ट चालू किया 2006 में, तभी से एक अंडर 30s स्कीम चालू करी। ओके। तो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट है, स्पेशल डिस्काउंट है। तो वो अगर एजेंसी पे भी नहीं कर रही है उनकी, तो अपने आप आने लगे। एंड इट हैज बिकम द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म and a unique platform which has then been emulated by many others for bringing young talent there, and I think it's fantastic for the industry. Goa में because of this under 30 scheme, more than half the delegates are under 30. पहले एजेंसीज ऐसा कर रही थी, अब क्लाइंट्स भी ऐसा करने लगे। मुझे पिछले 4 हफ्ते में कई ईमेल आई कि अभी ये मार्केटिंग विजर्स परमानेंट प्रोग्राम होगा, मैं अनाउंस कर दूं कि जो मेरे ब्राइटेस्ट यंग गाइज हैं उन्हें गोवा फेस्ट भेजा जाएगा। अरविंद, लेकिन आई एम श्योर गोवा, द थ्रिल, सन, सैंड बीचेस, ये सब तो सब एंजॉय करते हैं, लेकिन इस बार गोवा फेस्ट से इफ आई एज एन इंडिविजुअल मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं क्या सीख कर वापस आऊँगी? 10 आउटस्टैंडिंग स्पीकर्स हैं। All of them are people with awesome reputation and great work behind them. It's certainly worth not just listening to them. The Goa Fest आप आएंगे तो उनसे बात कर सकते हैं, सेमिनार में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक्चुअली स्पेशल प्राइजेस हैं सेमिनार्स में, जिन्होंने अच्छे क्वेश्चन पूछे सेमिनार के पहले, सेमिनार के बाद उनसे मिल सकते हैं। तो एक वो सेगमेंट हो गया। दूसरा, हम सब शॉर्टलिस्टेड वर्क डिस्प्ले करते हैं। तो मान लीजिए, आप उदाहरण ले लीजिए कि आप रेडियो इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्लाइंट हैं रेडियो इस्तेमाल नहीं करते हैं और जानना चाहते हैं कि अच्छा अगर मैं रेडियो इस्तेमाल करूं तो ये मेरे ब्रांड के लिए क्या कर सकता है। देश भर में जो सबसे अच्छा रेडियो का काम हुआ है और शॉर्टलिस्टेड है, वहाँ पे आप देख लीजिए, डिजिटल में देख लीजिए, डिज़ाइन में देख लीजिए। तो लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत है। प्रोफेशनल लर्निंग बोल दीजिए, क्रिएटिव सेंसिटाइजेशन बोल दीजिए, पर्सनल इंकरेजमेंट बोल दीजिए, डिस्कशंस with the best brains in the world, a discussion with the seniors in the industry, all of it is available there. ये एक फेस्टिवल है जहाँ जब अवार्ड अनाउंस होता है, तो जब एक 26 साल के लड़के या लड़की ने उस अवार्ड में कुछ हाथ बटाए हो या फिर वो काम किया हो, तो they go up on stage to get the award. You will not see this in too many other award shows around the world.
I'm sure. बिल्कुल। तो मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड और मोटिवेट हो चुकी हूँ अब गोवा फेस्ट आने के लिए। लेकिन शशि, अरविंद एंड नकुल, शुक्रिया आप तीनों का एंड ऑल द बेस्ट। हम सारे होप करते हैं कि गोवा फेस्ट 2013 शुड रॉकेट। थैंक यू। थैंक यू। तो अगले हफ्ते बी रेडी फॉर गोवा फेस्ट। आज के लिए फिलहाल इस शो में इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगता है हमें लिख भेजिए brandbazaar@network18online.com पर। हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज़ BB पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज़ पर।